नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को कई बातें कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंगाल में जीत सुनिश्चित है। जिन लोगों की ड्यूटी लगी है बंगाल में, वो अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाए। प्रधानमंत्री ने सांसदों को यह भी कहा कि बंगाल में जीत सुनिश्चित, और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने कहा कि कोरोना में लोगों की मदद करें, जहां वैक्सीन लग रही हो हेल्थ सेंटर बनाएं। तो आपको बता दें, लगभग 1 साल के बाद बीजेपी की संसदीय दल की यह बैठक हो रही है। कोरोना की वजह से यह बैठक नहीं हो पाई थी और इसमें प्रधानमंत्री तमाम मंत्री और नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। वहां पर आज विश्वास मत को पारित किया जाना है और ऐसे में अब वहां पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार संकट में दिखाई दे रही है। उससे पहले दिल्ली के बॉर्डर पे 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। वो कौन है किसान? उनके भाई, उनके बाप हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद हुए और वो वहां पर शहीद हुए। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने शोक प्रस्ताव में ये रखा था, लेकिन मैंने अखबार में ये पढ़ा कि आपने उनके नाम नहीं डाले। हालांकि सबके नाम मैंने टेबल किए थे। एक तो मेरा आपसे आग्रह है, उन शहीदों का नाम इंक्लूड किया जाए उसमें सबको। और संवेदनहीनता का तो आपके सामने है। यहाँ इनके मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं, कोई कह रहा है ये तो कुदरती मर गए, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है चीनी है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है और कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवाद है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल वो तो पंजाब के हैं। तो एक बात मैं पूछता हूं कि केवल पंजाब के हैं? कल महिला दिवस की बात हुई, महिला दिवस पे बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे वो महिलाएं नहीं है क्या जिनकी, जो हमारी बहन बेटियां वहां बैठी हैं, जिनके शौचालय भी, बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए, उससे ज्यादा क्या शर्म की बात है? इस किस्म के बयान आए हैं। मान्यवर, ये जो सरकार है ये बहुमत की सरकार नहीं। 2019 में बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक और पार्टी जो है उसकी बैसाखियों पे सरकार बनी। कौन सी पार्टी बनी? जो क्या कह के आए, क्या वायदे किए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने किए, ये आपके सामने है। मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो पार्टी जो इनको जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज यार बन रही है। 175 पार करने की बात कह रही थी, एक जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज दोनों कुर्सी के लालच। बात अब उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड को आज नया सीएम मिलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम इस रेस में सबसे आगे है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तराखंड के नए सीएम वो हो सकते हैं। देहरादून में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर माथापच्ची इस वक्त भी चल रही है, लेकिन तमाम नामों पर अब भी कयास ही लग रहे हैं। आज उत्तराखंड को नया सीएम मिल सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस्तीफा दिया था और जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर इसकी वजह पूछें कि उन्हें क्यों हटाया गया है। केंद्रीय मंत्री निशंक, उनका नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहा है। विधायक दल की बैठक अब भी जारी है। जिस नाम पर सबसे ज्यादा सहमति बनेगी उसी को उत्तराखंड का नया सीएम बनाया जाएगा। नेता का चुनाव होना है। इस वक्त हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। आपने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आज की बैठक में किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी? नहीं, अभी विधानमंडल दल की होगी और विधानमंडल दल नए नेता का चुनाव करेगा और जिसको भी नेता चुना जाएगा वो आगे सरकार चलाएगा। लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल उनको मिलेगा काम करने का और बहुत बेहतर तरीके से वो काम चलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 4 साल के लगभग मुझे काम करने का मौका मिला और निश्चित रूप से जो नया नेता चुना जाएगा वो मुझसे बेहतर काम करके दिखाएगा। कल इस्तीफे के बाद आप इसी प्रांगण में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, अपनी भावनाएं आपने साझा की थी। अब आगे क्या आपकी? नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि जो हमेशा रहती है। पद तो आते जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई पार्टी अध्यक्ष बन गया या अन्य दायित्व निभाए,
लेकिन कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जिसको कभी कोई छीन नहीं सकता है। तो एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते काम किया जाएगा। हम एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उस विचारधारा को और मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। 4 साल पूरा होने से पहले आपको इस पद से आपको त्यागपत्र देना पड़ा। आपको लगता है कि कहीं आगे जो कार्यकाल है या आने वाले दिनों में इसका पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी बदलेगी क्यों? पार्टी तब बदलती है जब पार्टी को ये लगता है कि फायदा होगा। और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी निर्णय होते हैं तो सामूहिक सोच विचार के बाद होते हैं। मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत उपयुक्त होगा। और अभी 57 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे अधिक सीट हम जीत कर आएंगे। हमने टारगेट दिया था मिशन 62, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। एक सवाल, नए नेता के चुनाव में आपकी कोई भूमिका, आप कोई चाहेंगे कि किसी विधायक में से या किसी कोई सांसद में से इस पद को संभाले? नहीं, देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का जो भी मार्गदर्शन होगा, और विधानमंडल 2 चाहेगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है विधानमंडल दल की राय के से होता है। तो विधानमंडल दल का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो विधानमंडल तय करेगा कि किसको करना है। तो अभी कुछ देर और इंतजार करिए, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। और इस वक्त सीधे हम बात करते हैं अपने संवाददाता मंजीत सिंह नेगी से, जिसका इंटरव्यू अभी आप सुन रहे थे। मंजीत, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? इस वक्त रेस में कई लोगों का नाम है, क्योंकि खुद जो वहां के सीएम रह चुके हैं उन्होंने धन सिंह रावत का नाम अपने तरफ से सजेस्ट किया है, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी और तमाम ऐसे नेता हैं जिनके नाम आगे चल रहे हैं। निशंक का नाम आगे चल रहा है। देखिए, जो विधानमंडल दल की बैठक थी वो खत्म हो गई है इस वक्त, और अगले ही कुछ ही देर में जो नए नेता का चुनाव है उसकी घोषणा जो डॉक्टर रमन सिंह हैं यहाँ पर तो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आए हैं, वो घोषणा करना। मीडिया को अंदर बुलाया गया है और बहुत करीब आधे घंटे में ही ये जो विधानमंडल दल की बैठक थी, विधायकों की जो बैठक थी वो खत्म हुई, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद थे। और क्योंकि लगभग ये पहले से एक तरह से आलाकमान की तरफ से तय नाम था, और इसीलिए आधे घंटे के अंदर ही विधायक दल की बैठक खत्म हुई है, जिसमें नाम को लेकर अंतिम चर्चा हुई है। इस वक्त जो जानकारी मिल पाई, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। और अब थोड़ी देर बाद ही मीडिया के सामने यहाँ पर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो नए विधायक दल के नेता की घोषणा करेंगे। इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि 4 बजे का वक्त मांगा गया है राज्यपाल से शपथ ग्रहण के लिए। आज ही शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा, इसीलिए आनंद फानंद में ये बैठक बुलाई गई और बहुत करीब आधे घंटे के अंदर ही बैठक में फैसला ले लिया गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह कौन नया उत्तराखंड का नया नेता होगा। मंजीत, साथ ही जितनी आनंद फानंद में आप स्थिति बयां कर रहे हैं, कल शाम 4 बजे रावत का इस्तीफा हुआ, आज शाम 4 बजे नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। 24 घंटे के वक्त में सब कुछ उत्तराखंड में बदल गया, वहां का नेतृत्व बदल जाएगा। जो सवाल आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत से किए, दरअसल उन सवालों को बड़े ही सावधानी से और पूरे डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहीं भी अपनी असंतोष, अपना भय और किस वजह से उन्हें हटाया गया ये साफ नहीं किया। देखो, यही बात एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी को जिस बात का डर है कि इस वक्त जिस तरह से 4 साल पूरा होने से ठीक पहले एक मुख्यमंत्री को हटाया गया था, ऐसे में बहुत सावधानी के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। इसीलिए आलाकमान के जो निर्देश हैं उसी के तहत सारी कार्रवाई हो रही है। चाहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो मुझसे बातचीत के दौरान जब तमाम सवाल मैंने उनसे पूछे तो उन्होंने सावधानी के साथ उसका जवाब दिया, और इस वक्त भी अब जो बैठक थी वो बिल्कुल तय नियम समय के मुताबिक और जो निर्देश उसके मुताबिक खत्म हुई है। सीएम की रेस में धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि आज शाम 4 बजे उत्तराखंड के नए सीएम का चेहरा सामने आ जाएगा। जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मीडिया में और दूसरी तमाम जगहों पर, वो हैं धन सिंह रावत, जो इस वक्त मंत्री हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहूंगा, आज 10 बजे बैठक है, किस तरह से नए नेता का चयन होगा? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी यहाँ रखे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे दुष्यंत जी यहाँ रखे हैं, और अभी 1 घंटे बाद हमारी विधायक दल की बैठक होगी और सर्वसम्मति से हमारे यहाँ नेता का चुनाव होता है। पार्टी की जो परंपरा है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के बाद हमारे जो पर्यवेक्षक हैं सभी विधायकों से विचार विमर्श करने के बाद विधिवत हमारे नेता का चुनाव किया जाएगा।
और जो भी हमारा नेता बनेगा सारे पार्टी के लोग हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। जी हां, आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह में तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, नए नाम पर मुहर लग चुकी है, नए सीएम का नाम सामने आ गया है। तीरथ सिंह रावत नए सीएम के तौर पर सामने आए हैं। उत्तराखंड में ये सियासी हलचल अब खत्म हो चुकी है। तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे, उन पर विराम लग चुका है। तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बतौर मुख्यमंत्री वो कमान संभालेंगे। आज शाम 4 बजे एक ऑफिशियल कार्यक्रम में शपथ ग्रहण होगा और तीरथ सिंह रावत नए सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। तमाम नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब इन सभी प्रयासों को विराम लगाते हुए नए सीएम का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत शपथ ग्रहण करेंगे। तीरथ सिंह रावत से इस बारे में पूछा भी गया, लेकिन कुछ भी कहने से आगे निकल गए वो। और साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस्तीफा दिया था और आज नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है। लगभग 1 घंटे चली विधायक दल की बैठक के बाद नाम पर मुहर लग गई है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले सीएम होंगे। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत शपथ ग्रहण करेंगे। तमाम जिम्मेदारियां अब नए सीएम के कंधे पर होंगी। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम होंगे और ये जो सियासी गहमा गहमी कल से ही उत्तराखंड में चल रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है। नया चेहरा, नया नाम सामने आ चुका है। तीरथ सिंह रावत का एक प्रमुख चेहरा ये उत्तराखंड की राजनीति में। मंजीत सिंह नेगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, एकदम नया नाम सामने आया है, इनका नाम तो कहीं भी रेस में आगे नहीं चल रहा था, जो नाम सामने आ रहे थे उनसे ठीक उलट। बिल्कुल नेहा, जैसे कि बीजेपी की परंपरा रही है चौंकाने की, खासतौर से आला कमान की जो परंपरा रहती है उसी का नतीजा यहाँ पर देखने को मिला है। तमाम जो नाम चले हैं उसके उलट एक नए नाम को पहली बार के जो सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत, उनको मौका दिया गया है। हालांकि इससे पहले वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन बाकी बड़े जो नेता हैं बीजेपी के इस वक्त के केंद्र में और राज्य में, उनके मुकाबले में वो नए हैं और इसीलिए नया उनको मौका दिया गया है। इसमें अहम भूमिका जो वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी मानी जा रही है। उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और इसीलिए सभी नामों को चौंकाते हुए नेहा एकदम एक नए नाम को मौका दिया गया है। लो प्रोफाइल नेता हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, हालांकि संगठन में वो लंबे समय से काम करते रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जब पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर काम किया और पहली बार इस बार उनको पौड़ी से लोकसभा सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है। उससे दौरान वो हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। तो एक तरह से सभी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए एक चौंकाने वाले नाम मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के अगले प्रतिनिधि के तौर पर सामने आया है। और अब थोड़ी देर शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण का भी समय राज्यपाल से मांगा गया है। आज ही नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। नेहा, साथ ही मंजीत, क्योंकि आप पार्टी दफ्तर में ही मौजूद है, वहीं पर विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर पहले चल रही थी। इनके नाम की कहीं भी किसी को भी भनक थी? हालांकि आप ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इनका नाम सुझाया, लेकिन कौन सी वो बातें अहम है इनसे जुड़ी हुई जो इन्हें सीएम पद का सबसे अहम दावेदार बनाती थी, या फिर इनके नाम पर क्यों मुहर लगाई गई है? लेकिन यहाँ जिस तरह की खींचतान रही है, जिसकी वजह से वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा, उस को देखते हुए इसीलिए ऐसा नाम चुना गया जो उन तमाम जो विवाद इस वक्त पार्टी में हैं, अलग अलग खेमे हैं, उनसे उलट एक नए नाम को चुना गया। क्योंकि काफी अगर हम देखें कि 4 साल के कार्यकाल से ठीक पहले जब पार्टी 4 साल का कार्यकाल मनाने जा रही थी, उससे पहले आनन फानन में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया और उसके बाद
बाद यहाँ पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। आज सुबह जब 10 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होनी थी, बैठक थोड़ी देर बाद के शुरू हुई, 11 बजे बैठक शुरू हुई और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर यह फैसला ले लिया जाता है कि तीरथ सिंह रावत जो कि पहली बार के सांसद है पौड़ी से, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नेहा, उन्होंने उनका नाम प्रस्ताव किया और यहाँ पर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके अलावा दूसरे जो लोग यहाँ पर पार्टी के सभी सांसद मौजूद थे। हालांकि सांसदों में रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम भी काफी जोर शोर से लिया जा रहा था। वो भी थोड़ी देर पहले दिल्ली से सीधे इस बैठक के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब आखिरी मौके पर एक तरह से एक नए नाम को मौका मिला है। इससे पहले अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम भी काफी, हालांकि वो इस बैठक में मौजूद नहीं थे। आज की बैठक में सभी सांसदों को बुलाया गया था, सभी विधायक जो 57 विधायक हैं बीजेपी के यहाँ पर, उनको सभी को बुलाया गया था और ये कोशिश की जा रही थी कि सांसद या विधायकों में से किसी को चुना जाएगा। लेकिन और इसमें से तमाम बड़े नाम हैं, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो एक बड़े नाम है, सतपाल महाराज जो मंत्री हैं वो एक बड़े नाम है, अनिल बलूनी जो कि मीडिया प्रभारी हैं राष्ट्रीय, वो एक बड़ा नाम है। इन तमाम नामों को एक तरह से दरकिनार करते हुए एक नए नाम यानी कि तीरथ सिंह रावत, हालांकि जो लंबे समय से पार्टी में काम कर, उनको मौका मिला है। और इस वक्त इस बात की जानकारी जो यहाँ पर केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं रमन सिंह, वो भी इसके पीछे की वजहों को गिना रहे हैं। नेहा, मंजीत वहां की तस्वीरें भी दिखाते रहिए और ये भी बताइए कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है या फिर होने वाली है? ऑफिशियल घोषणा उनके नाम की कब तक की जाएगी? शपथ ग्रहण की किस तरीके की तैयारियां हैं? और जो घटनाक्रम हमने कल से देखा है उसमें साफ तौर पर एक जल्दबाजी दिखाई दी है। देखिए, इस वक्त नेहा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहूंगा जहां पर रमन सिंह जो पर्यवेक्षक हैं वो मीडिया से मुखातिब हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद यहां पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कि घोषणा नेता चुना गया है। शाम को 4 बजे का वक्त राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मांगा गया है, वो शपथ ग्रहण होगी। कल आपको हमने जिस तरह देखा कि कल शाम को 4 बजे सभी हमारे महान सनातन सभी हमारे कर देना यार, फीड रूम में फोन कर देना। काम करो सरकार मंत्री तो सारे तो जाएगी नहीं, काम चलाओ मंत्री कनेक्ट सदस्यगण और कर दे, फीड रूम में कर देना। सभी विधायकगण और पत्रकार मित्रों, मैं जो भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी परंपरा है, शासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी का हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर ये विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी ने जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है, तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है। पुनः ये कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह हेलो, अरे भाई नीचे करो यार, कैमरा है भाई, कैमरा ऊपर आगे वाले कैमरा नीचे करो भाई, कैमरा नीचे कर यार।
शेष भाई को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तीन बार छत्तीसगढ़ थोड़ा सा सर इधर तस्वीरें आप देख रहे थे तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा करते हुए वहां के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोल रहे थे। और मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, हमने देखा इस पूरे कार्यक्रम में किस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुलदस्ता दिया, बाकायदा उनका नाम लिया, और उसके बाद वहां पर शोर जो था, नारेबाजी जो हो रही थी तीरथ सिंह रावत के नाम को लेकर। लेकिन ये इतिहास भी रहा है यहाँ पर कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स करते रही है, इसके नतीजे कुछ बहुत अच्छे देखने को मिले नहीं है। श्वेता, आपने ठीक कहा। और इस वक्त आप देखिए जो नए विधायक दल के नेता चुने गए हैं तीरथ सिंह रावत, वो मीडिया से मुखातिब हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि वो इस वक्त अपनी बात रखे हैं। अब आधिकारिक तौर पर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं रमन सिंह, उन्होंने उनके नाम की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि अब ये विधायक दल के नेता होंगे और शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। और इस वक्त तीरथ सिंह रावत अपनी तरफ से पार्टी और यहाँ पर जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं और ये पूरा ही है सम्मानित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक, और मैं इसलिए अंत में इनका नाम ले रहा हूँ। ऐसे मेरे आदरणीय बड़े भाई जा रहा है और जिनके उसमें मैं स्वयं सेवक का दायित्व लेकर के आगे बढ़ा, प्रचारक भूमिका में रहा, संगठन मंत्री का भूमिका में रहा, और ऐसे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अपने सम्मानित संगठन महामंत्री अजय जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सांसद अजय भट्ट जी, अपने सांसद राज्यसभा माननीय नरेश बंसल, सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह जी, हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, मंत्री आदरणीय हरक सिंह रावत जी, मंत्री आदरणीय सुबोध दनियाल जी, मंत्री आदरणीय पांडे जी, अपनी बहन रेखा आर्य जी मंत्री, और हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री आदरणीय यशपाल आर्य जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं निशंक सिंह चुफाल जी, और अपने जिन्होंने संगठन का भी दायित्व संभाला और मंत्री के रूप में भी हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई इधर बैठा, छोटा भाई नीचे बैठा, मैं बीच का हूँ। धन सिंह जिनको पूरी तरह संगठन में आगे, और मेरे सभी सम्मानित वरिष्ठ और सम्मानित मेरे विधायकगण, नाम लूंगा तो समय लगेगा। मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, और साथ में आज का नेतृत्व जिन्होंने भरोसा किया, ऐसे अपने आदरणीय रमन सिंह जी का, प्रभारी सह प्रभारी जी का मैं दिल से, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय सांसद अजय चंदा जी आए हैं, मैं
कभी सोचा नहीं था और कल्पना भी नहीं की थी कि जब एक विद्यार्थी जीवन में आया, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा, भाजपा जानता नहीं था, केवल राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होते हुए शाखाओं में जाना यही एक था और कई वर्ष तक विस्तारक प्रचारक रहा, लेकिन उसके बाद फिर विद्यार्थी प्रसंग हुआ तो संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री का ऐसा दायित्व निभाता रहा। कल्पना नहीं की थी, मैं भाजपा दूर तक जानता नहीं था जब मैं स्वयंसेवक के रूप में आया, लेकिन 85 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जब हार गए तो गढ़वाल में दौरा किया, 2 सांसद। मैं तो आज का हूँ, मैं बहुत पुराना नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अवसर मिला, मौका मिला और श्रीनगर के अंदर आए तो गजेंद्र नेथानी जी महामंत्री संगठन काम संभालते थे। उन्होंने कहा भाजपा की इकाई नहीं थी, श्रीनगर में भी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि एक आने वाले हैं, आपको कार्यक्रम आप लोगों को लेना है। प्रचार का काम, प्रचार प्रसार से लेकर सारा तक एक रात रुकी। एक हमारे जैन साहब होते थे, मेरठ चले गए, आइसक्रीम फैक्ट्री थी, उनके यहाँ भोजन हुआ, तख्ती में हुआ, सफेद चद्दर में हुआ, मुनीम की तख्ती जैसी में भोजन हुआ, वो पुरस्कार का काम भी मिला। सुबह का नाश्ता हुआ, एक किराए के मकान में अरविंद जी रहते थे, मान्य त्रिवेंद्र जी के साथ में 50 रुपए आए, किराए के मकान में उनका नाश्ता हुआ। कल्पना करिए अटल जी का, तो मुझे वो अवसर पैदा मौका मिला, क्योंकि भाजपा नहीं थी, सब अपने आप को संघ को संभालना पड़ता था। और उसके बाद वो गोपेश्वर लौटे तो कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे, कल्ला जी महामंत्री थे, उनको उल्टी आ रही थी, मुझे फिर श्रीनगर लौटे तो मुझे गली में बिठा दिया, हमारे विभाग पे चला गया, श्याम जी से उन्होंने बिठाया साथ में। मैं कोरदार उनके साथ, कल्याण सिंह के साथ, कल्ला जी के साथ धीरे धीरे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां के चुनाव में राम नाम की धूम है। जी हां, ममता बनर्जी मंदिर मंदिर भ्रमण कर रही हैं और खुद को खाटी हिंदू बताकर बीजेपी के हिंदू कार्ड को काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आमियो हिंदू घरेर मेये, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি। मिलिए दुर्गा भक्त दीदी से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते। उनका ये रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। माँ माटी मानुष का जय घोष करने वाली ममता बनर्जी को भक्ति भाव से यूं मंत्रोच्चारण करते हुए देही जय देही जशो देही दिशो जयी महिषासुर निनाश विधात्री बलदे नमो देही जय देही जशो देही दिशो जयी। नहीं देखा होगा धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली दीदी को यूं धर्म का आवरण धारण करते हुए। और नहीं देखा होगा जन संग्राम से निकली एक सशक्त नेता को यूं मजहबी ताने बाने में उलझते मजबूर होते हुए। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नंदीग्राम में धर्म की धारा बह रही है। हिंदू भक्त के नए अवतार में उतरी ममता बनर्जी मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रही हैं। दुर्गा स्तुति हो रही है, आरती उतारी जा रही है, घंटी बजाकर हिंदू चेतना जगाई जा रही है। नंदीग्राम को गा गा कर बताया जा रहा है कि मेरी नसों में भी हिंदू संस्कार दौड़ रहे हैं। তাদের আমি পরিষ্কার বলি শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা।
बंगाल का चुनाव किस तरह आगे बढ़ने वाला है, इसकी वानगी ममता बनर्जी के नंदीग्राम दौरे के पहले ही दिन दिख गई। ममता बनर्जी ने सिंगूर की याद दिलाई, नंदीग्राम से अपने संघर्ष का नाता बताया। আপনাদের মনে আছে 14ই মার্চ গুলি চলেছিল, 14ই মার্চ বিকেল বেলায় তখন আমি অনশন করে আমার গল ব্লাডার অপারেশন হয়েছিল, ডাক্তাররা বারণ করেছিল 2 মাস রাস্তায় বেরোতে, আমি শুনিনি, আমি হসপিটাল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম রাস্তায়। नंदीग्राम अभियान के पहले ही दिन ममता बनर्जी ने यहाँ की मिट्टी से अपने पुराने नाते की याद भी दिलाई। নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে, আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দুটো নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম, ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। लेकिन ममता बनर्जी के सारे संदेश मंदिर मंदिर दंडवत होती दीदी की इन तस्वीरों में खो गई। इन तस्वीरों ने बता दिया कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट को लेकर ममता बनर्जी की बेचैनी कितनी गहरी है। अल्पसंख्यकों की बड़ी अलंबरदार रही ममता बनर्जी का भरोसा डगमगाने लगा है। जिस वक्त उन्हें बंगाल को 10 साल के विकास का बही खाता दिखाना चाहिए, उन्होंने धर्म की राह पकड़ ली है। हिंदुत्व का नाम 10 साल के काम पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और ममता बनर्जी 2 दिनों से नंदीग्राम में हैं। उन्होंने एक रैली की, 3 मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, आज वो 4थे मंदिर भी जाएंगी। लेकिन ममता के लिए हिंदुत्व का राह अब भी आसान नहीं है, क्योंकि नंदीग्राम में 35% मुस्लिम वोट ने ममता की मुसीबत को बढ़ा दिया। उन्हें मंदिर के साथ साथ मस्जिद और दरगाह भी जाना पड़ रहा है। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए कितना जरूरी है, ये इस वीडियो से जान लीजिए। टीएमसी ने नंदीग्राम पर नया नारा दिया है, दीदी साथे नंदीग्राम, यानी दीदी के साथ नंदीग्राम। तस्वीर उस संग्राम की है जिसने ममता बनर्जी को सियासत में शिखर पर पहुंचाया, लेकिन ममता तो मंदिर मजार की कदमताल करने में लगी हैं। नंदीग्राम के दूसरे दिन ममता बनर्जी ने जहां 3 मंदिरों में पूजा आराधना की, तो मजार जाकर भी आस्था का इजहार किया। क्योंकि 65% हिंदू वोटों का सवाल है, तो 35% मुस्लिम वोट का भी ख्याल है। हिंदू वोट की बड़ी दावेदार बीजेपी है, तो मुस्लिम वोट में सेंध लगाने फुरफुरा शरीफ वाले सिद्दीकी की पार्टी ISF खड़ी हो गई है। लेकिन असली सवाल ममता बनर्जी की राजनीति पर है। क्या ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों की धुलाई के लिए हिंदुत्व की टिकिया का इस्तेमाल करना तय कर लिया है? फिर वो बीजेपी के इन हमलों का क्या जवाब देंगी? जो वहाँ के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। देखिए, मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ।
ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करे। नंदीग्राम ने बंगाल चुनाव का एजेंडा तकरीबन तय कर दिया है। इससे पहले कि बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण पर घेराबंदी बढ़ाती, ममता बनर्जी ने खुद ही आगे आकर हिंदुत्व के हवन कुंड को आग दिखा दी। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। मजबूरी का नाम सुक्रिया और उसका नतीजा ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पर थी कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से पर्चा भरेंगे। उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे और फिर इस जंग में पूरी तेजी आएगी। नंदीग्राम में कई जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जहां लिखा हुआ है कि यहां पर भूमि पत्र चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी नंदीग्राम के रेयापाड़ा में जहां अस्थायी निवास कर रही हैं, उसके ठीक बाहर भी ये पोस्टर लगाया गया है, नंदीग्राम मेदिनीपुरेर भूमिपुत्रों के चाय बोहिरा गोतो के नौए। इसका मतलब साफ साफ है कि नंदीग्राम मेदिनीपुर के भूमिपुत्र को चाहता है, बाहरी को नहीं। और इसका संकेत साफ तौर पर ममता बनर्जी पर है। ममता बनर्जी को बाहरी कहा जा रहा है। आज वो नॉमिनेशन जमा करने जाएंगी, उसके बाद यहीं पर आके वो रहेंगी और इसके ठीक बाहर ही जहां वो रह रही हैं, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक नंदीग्राम। उज्जैन की शिप्रा नदी में पानी में पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी धमाके देखे जा रहे हैं। पानी से शोले उठ रहे हैं, जोरों की आवाज आ रही है और चारों तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा है। विशेषज्ञों की टीम इसकी जांच के लिए पहुंची है। ये है क्या ऐसा कैसे वो यही कर रहा था मैं, एकदम जलना चालू हुआ। शिप्रा नदी के कल-कल बहते जल में आखिर ये कैसा अजूबा हो रहा है? ये है क्या पानी में शोले नजर आ रहे हैं, धमाके पर धमाका हो रहा है। ये है क्या ये उज्जैन में शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हैं, जहां नदी के पानी में धमाकों का वीडियो वायरल हो रहा है। जो भी इसे देख रहा है सकते में आ जा रहा है। उज्जैन का प्रशासन भी इन विस्फोटकों को लेकर हरकत में आ गया। विस्फोटों की वजह जानने के लिए कलेक्टर ने टीम का गठन किया। ये है क्या? देखिए, विगत दिनों में जो त्रिवेणी घाट है उसके सामने कुछ विस्फोट, चिंगारी निकलने की, धुआं निकलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। कुछ वीडियोस भी आए थे। तो इस संबंध में मेरे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संपर्क किया गया था। उनकी टीम आ गई है और उन्होंने सैंपल्स ले लिए हैं पानी के सेडिमेंटेशन के, और जब भी उनकी रिपोर्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से ऐसा हुआ था। चश्मदीदों की माने तो पहला धमाका शिप्रा नदी में 26 फरवरी को हुआ था। उसके बाद लगातार ऐसे धमाके देखने को मिल रहे हैं। अचानक जैसे विस्फोट होता है और 15-15 फीट तक मतलब पानी उछल रहा है, धुआं उड़ रहा है, मतलब ऐसा लगा जैसे बोला किसी बम ने फेंक दिया ऐसे। ये है क्या? प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शिप्रा नदी में जहां धमाका होता है वहां पहले आग दिखती है और धुआं ही धुआं दिखाई देता है। विस्फोट से पानी 10 फीट ऊपर तक उछल जा रहा है। ऐसा कैसे? कुछ भी नहीं है, करीब ऐसा है जैसे अंगारे छूटते हैं। वीडियो में ऐसा ही दिख रहा है जैसे अंगारा निकल रहा है अंदर से। शिप्रा नदी में धमाके की जांच करने के लिए जियोलॉजिकल टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने यहां वाटर सैंपल लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इन धमाकों का रहस्य खुल पाएगा। ऐसी घटना कभी दिखाई नहीं दी और जो वीडियो में भी जो दिखाया गया है तो उससे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो स्पार्किंग हो रही है ये सरफेस पे हो रही है या पानी में हो रही है। इस तरह का यूं अभी जज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम फिलहाल पानी की जांच करेंगे और साथ में उस सॉइल की भी जांच करेंगे, तभी हम कुछ बता पाएंगे। ये है क्या?
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो क्षिप्रा नदी में ये धमाके स्टॉप डैम के दोनों तरफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने से भी कतरा रहे हैं। आखिर क्षिप्रा नदी में क्यों हो रहे हैं ऐसे धमाके? इस सवाल का जवाब अभी जियोलॉजिकल टीम के पास भी नहीं है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक।